नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वंडरफुल अफसरनामा सीरीज 7 में। और इस अफसरनामा के 7वें एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए बिहार करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी एक्सक्लूसिव प्रश्न। और इस प्रश्न को हमने तथ्यवार सार संग्रह के रूप में सजाया है। इस क्लास में कुल 60 प्रश्न और उसके 60 उत्तर होंगे। निश्चित तौर पर यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और 71वीं बीपीएससी की फाइनल तैयारी में आपके लिए काफ़ी तुरुप का पत्ता साबित होगा। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो आइए अफसरनामा के इस 7वें एपिसोड में बिहार करंट अफेयर्स फॉर 71st बीपीएससी पीटी। तो आइए हम चलते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा को किस रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा जलवायु अनुकूल कृषि उत्कृष्टता केंद्र के रूप में। बिहार सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है और केंद्र सरकार के सहयोग के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, जो कि समस्तीपुर जिला में स्थित है, इसको जलवायु अनुकूल कृषि उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। चलिए अब दूसरा सवाल पर आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को इंडस्ट्रियल एरिया में बैग का उद्घाटन किया? इंडस्ट्रियल एरिया में बैग फैक्ट्री का उद्घाटन किया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में मुजफ्फरपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में बैग फैक्ट्री का उद्घाटन किया। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं बीपीएससी पीटी के लिए, 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए। चलिए अब तीसरा सवाल पर आते हैं। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, जहाँ शेर अपना प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो भारत में 3 और पहले से स्थापित हैं और चौथा जो स्थापित होगा वो बिहार में। तो बिहार में कहाँ? राजगीर जू सफारी। राजगीर जू सफारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर नहीं घूमे हैं तो एग्जाम के बाद एक बार जरूर घूम लीजिएगा। वहाँ आपको कई शेर देखने को मिलेंगे। वहाँ ग्लास ब्रिज भी है। तो राजगीर जू सफारी में चौथा शेर प्रजनन केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। चौथा प्रश्न पर आइए। विक्रम लॉक नहर सौर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? यदि आप पटना से सासाराम के रास्ते में या औरंगाबाद की तरफ आएंगे तो विक्रम जो नहर है, तो विक्रम नहर के दोनों तरफ आप देखेंगे काफ़ी सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, इसी का नाम है विक्रम लॉक नहर सौर परियोजना। तो इसका उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 10 जून 2025 को किया गया। अब इस परियोजना के बारे में हम थोड़ा सा लिख भी दिए हैं। यह परियोजना जल जीवन हरियाली मिशन, ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बिहार सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है, जल जीवन हरियाली मिशन। और इसी के अंतर्गत नीतीश कुमार ने विक्रम लॉक नहर सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया। ये महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला बीज जीन बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर होगा बिहार। चूंकि बिहार का सवाल है तो चलिए बिहार, ये तो आसान सवाल है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे सवालों में गलती भी हो जाता है कि लोग सोच के लगा देते हैं बिहार, लेकिन वहाँ पर कोई और होता है। लेकिन ये आप याद कर लीजिए कि भारत का पहला बीज जीन बैंक, ठीक है, बहुत तरह के स्टेम सेल बैंक का नाम सुने होंगे, ठीक है, ब्लड बैंक का नाम सुने होंगे, जहाँ पर इन सब चीज़ों को रखा जाता है। तो पहला बीज जो हमारे पारंपरिक बीज हैं, जो पुराने बीज हैं, कई सारे चीज़ें विलुप्त होती जा रही है, कई खाद्य फसलें जो अब दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे सावा, कोदो, मड़ुआ, ये सब अब दिखाई नहीं पड़ता है, कम हो गया है। ठीक है, इसको सुरक्षित रखने के लिए, भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसको बचा के रखें। तो भारत का पहला जीन बैंक जो है वो बिहार में शुरू किया गया। और ये बीज जैन बैंक कहाँ होगा? अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, छठा सवाल। ये बीज जैन बैंक कहाँ स्थित होगा? तो ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में। ठीक है, भागलपुर में जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय है जो कि सबौर में स्थापित है, तो वहीं पर भारत का पहला बीज जीन बैंक, सीड्स जीन बैंक का स्थापित किया गया है। अब अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये सबौर
भागलपुर। भागलपुर के सबौर प्रखंड में ये स्थित है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे आप रखिए। बिहार सरकार ने किस टाइगर रिजर्व में विशेष बाघ सुरक्षा बल यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित करने की मंजूरी दी है? तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, एकमात्र नेशनल पार्क है, और वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, VTR जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। ये जो टाइगर रिजर्व है पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। और इसके लिए जो बाघ, यहाँ पर जो बाघ है और बाघ की सुरक्षा के लिए जो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स तैनात किए जाएंगे, उसमें 90 जवान तैनात किए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो ये आप लोग जान चुके होंगे, पहले से भी जानते होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल था, आपके स्मरण के लिए, स्मृति के लिए हमने डाल दिया गया जी। गया शहर का नाम बदलकर गया जी करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हवलदार सुनील सिंह यादव या सुनील कुमार सिंह की शहादत किस ऑपरेशन के दौरान हुई है? तो हाल ही में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था बैसरन घाटी में, और उसके लिए जो 26 लोगों को मारा गया था, जो 26 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया था हमारे देशवासियों को, तो उसका बदला लेने के लिए भारत की ओर से, भारतीय सेना की ओर से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो उस दौरान हवलदार सुनील कुमार सिंह की शहादत हो गई, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बिहार राज्य बाल श्रमिक लेते हैं। तो बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो इसका उत्तर होगा बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम, बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन एक्ट के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट आइए 12वां नंबर सवाल पर आते हैं। तो ये बाल श्रमिक आयोग से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है कि बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार जो कि पूर्णिया के हैं, उसे बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चाइल्ड लेबर कमीशन जो प्रेसिडेंट हैं, जो चेयरमैन हैं, वो अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है, और उपाध्यक्ष पद पर अरविंद कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखिए। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? तो बिहार राज्य महिला आयोग के रूप में अप्सरा, श्रीमती अप्सरा को नियुक्त किया गया है, जो समस्तीपुर की रहने वाली हैं। चलिए अगला सवाल आइए। एशियाई वाटर वर्ल्ड सेंसस इंडिया कोऑर्डिनेट मीटिंग का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये पटना 10 से 11 मई 2025 में एशियाई वाटर वर्ल्ड सेंसस इंडिया कोऑर्डिनेटर्स मीटिंग का आयोजन किया गया, और इस मीटिंग में कुल 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। अगला सवाल पर आइए। फिल्म चंपारण सत्याग्रह, एक फिल्म आजकल आई है बिहार की पृष्ठभूमि पर, चंपारण सत्याग्रह ने म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में कुल कितने पुरस्कार जीते? फिल्म चंपारण सत्याग्रह के लेखक और निर्देशक कौन है? 2 प्रश्न इसमें हमने समाहित कर दिया। तो पहला है 7 पुरस्कार। चंपारण सत्याग्रह आपको याद होगा, गांधी जी ने गांधी जी का जो सत्याग्रह का प्रयोग था, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सीखा था, समझा था, प्रयोग किया था सत्य के साथ, तो उसका पहला जो लिटमस टेस्ट है वो बिहार की ही धरती में हुआ था, बिहार की धरती पर हुआ था, और मोतिहारी से उन्होंने कार्यक्रम का शुरुआत किया था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह पर बनी एक फिल्म है, जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुई थी गांधी जी के द्वारा, तो उस पर बनी फिल्म है। तो इन्होंने 7 पुरस्कार जीता, और इस फिल्म के निर्देशक जो डायरेक्टर हैं वो राजेश अस्थाना है। चलिए अब आइए, गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 1, गंगा नदी, चूँकि आपको पता होगा कि जलमार्ग भी बनाए गए हैं, जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, रेल मार्ग होते हैं, उसी तरह से जल मार्ग भी बनाया गया है। तो गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 1
पर अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ? इस कार्यशाला की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने किया? ठीक है, तो इसका जो आयोजन है, जो उद्घाटन है, वो पटना में हुआ। ठीक है, और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी अध्यक्षता किया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल पर आइए। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का शुभारंभ कब किया गया? मुख्यमंत्री नीरा जो ताड़ और खजूर के पेड़ से जो रस निकलता है तो उसे नीरा कहा जाता है। ठीक है, इसे लोग नशे के रूप में भी लेते हैं, परंतु यह स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। शराब जिस तरह से हानिकारक होता है शरीर के लिए, तो इसको अगर सीमित मात्रा में लिया जाए तो ये जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 30 अप्रैल 2025 को। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य नीरा उत्पादकों और ताड़ वृक्ष मालिकों को रोजगार और आर्थिक सहयोग देना है। अगर सवाल ये आ जाए कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो नीरा जो उत्पादक हैं, जो नीरा बनाते हैं, तो नीरा उत्पादकों और ताड़ वृक्ष के जो मालिक हैं उसको रोजगार और आर्थिक सहायता देना। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। 18वां प्रश्न है, बिहार पर्यावरण विभाग ने हाल में कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष, हेरिटेज पेड़ है ना, यानी एक तरह से हेरिटेज ट्री के रूप में घोषित किया है? तो कुल मिला के 32 पेड़ों को विरासत वृक्ष का दर्जा दिया गया है बिहार पर्यावरण विभाग ने। ठीक है, इन 32 वृक्ष में कौन कौन से वृक्ष मुख्य रूप से है? तो आप देख लीजिए, बरगद होना ही चाहिए, पीपल, पाकड़, महुआ, नीम और इमली जैसे स्थानीय और आस्था से जुड़े पौधे को विरासत वृक्ष की दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल की ओर आते हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली। अगला सवाल आइए, बिहार के किस प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड योजना में बेहतर कार्य करने के लिए नीति आयोग द्वारा सम्मानित किया गया है? नीति आयोग द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये कटिहार का मनिहारी प्रखंड है, मनिहारी, और मनिहारी प्रखंड कहाँ है? तो ये कटिहार में है। मनिहारी प्रखंड को आकांक्षी योजना के तहत 1.5 करोड़ रुपया राशि का पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट सवाल आइए। बिहार की पहली महिला फ्रेंच बॉक्सर, इसको सवात भी बोलते हैं, इस खेल को सवात भी बोलते हैं, कौन बनी हैं? बिहार की पहली महिला फ्रेंच बॉक्सर कौन बनी है? तो उपासना आनंद, उत्तर होगा उपासना आनंद, और ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से बिलोंग करती हैं। उपासना आनंद ने 6वें एशियन स्वात चैंपियनशिप में, 6वें एशियन स्वात चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, चलिए अगला सवाल आइए। तो बिहार को जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो ये 3 पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में? तो मृदा स्वास्थ्य चैंपियन, यानी सॉइल हेल्थ चैंपियन है ना, मिट्टी की अच्छी स्वास्थ्य के लिए, जल संरक्षण चैंपियन, वाटर कंजर्वेशन चैंपियन, और जलवायु स्मार्ट कृषि। ठीक है, यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं। 23वां सवाल आपके लिए है कि बिहार के किस जिले को विक्रांत को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये है दरभंगा के विक्रांत हैं, और ये कोबरा बटालियन में काम करते हैं, जो कि CRPF के अंतर्गत आता है, और विशेषकर ये नक्सलियों से लड़ने के लिए ये कोबरा बटालियन का गठन किया गया था। ठीक है, तो विक्रांत को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में किन 2 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन अमृत भारत योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में किन 2 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन अमृत भारत योजना के तहत किया? तो उत्तर होगा 2। और ये 2 कौन कौन है? तो पहला है थावे, जो कि गोपालगंज जिला में पड़ता है, और दूसरा है पीरपैंती, जो कि भागलपुर जिला में पड़ता है। 25वां सवाल आइए, बिहार का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम किस जिले में बनाया जाएगा? बिहार का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम किस जिले में बनाया जाएगा? तो जमुई जिला में बनाया जाएगा। और ये कहाँ? तो जमुई जिला में एक वरनार नदी है और इस वरनार जलाशय परियोजना के तहत किया जाएगा। आपको मैं बता दूं, मेरा जो पैतृक गांव है वो इसी वरनार नदी के किनारे बसा हुआ है और प्रकृति के गोद में इस नदी के आगोश में हमारा पालन पोषण हुआ था और इस बात के लिए हमें गर्व है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन मधुबनी जिले के किस प्रखंड में आयोजित हुआ? तो एक उत्तर तो आपको प्रश्न में ही मिल गया कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मधुबनी जिला में हुआ। लेकिन आपको बताना है कि किस प्रखंड में हुआ। तो उत्तर है झंझारपुर के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में यह आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, जलवायु कार्यवाही विशेष पंचायत पुरस्कार 2025 में तीसरा स्थान किस ग्राम पंचायत को मिला? ये तीसरा क्यों पूछा जा रहा है, पहला और दूसरा क्यों नहीं पूछा गया? तो इसका उत्तर है कि पहला और दूसरा बिहार से संबंधित नहीं है। बाकी जो पहला और दूसरा है वो बिहार छोड़कर किसी अन्य प्रदेशों के पंचायत को मिला है, लेकिन तीसरा पुरस्कार बिहार की पंचायत को मिला है। तो ये इसका उत्तर होगा कि तीसरा जो जलवायु कार्यवाही विशेष पंचायत पुरस्कार 2025 में जो तीसरा स्थान मिला है वो मोतीपुर पंचायत को मिला है। और मोतीपुर पंचायत कहाँ है? तो समस्तीपुर में है और ये बिहार में है। और अगर पहला स्थान की बात करें तो पहला स्थान दब्बा एस ग्राम पंचायत, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, उसको मिला है। और इसी प्रकार दूसरा पुरस्कार की बात करें तो बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न है, यह 28वां प्रश्न है, राजगीर में बनने वाला पहला डायनासोर पार्क। राजगीर में बनने वाला पहला डायनासोर पार्क किस युग को दर्शाने के लिए बनाया जाएगा? ठीक है, तो ये मेसोजोइक युग होगा। डायनासोर किस युग में रहता था? इसका एक पीरियड होता है, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, जो कि मेसोजोइक ईरा के अंतर्गत था। तो राजगीर में जो बनने वाला डायनासोर पार्क है वो मेसोजोइक ईरा के बारे में बताया जाएगा और उस युग को दर्शाने के लिए बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो उत्तर है बेगूसराय। चूँकि रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय के सिमरिया के ही रहने वाले थे और यही कारण है कि जो यूनिवर्सिटी बनेगा, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनेगा वो बेगूसराय सिमरिया में ही बनेगा। ठीक है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं विकास प्रबंधन NIFTEM अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो इसका उत्तर होगा पटना में किया जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा संस्थान की स्थापना किया जाएगा तो पटना ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। IIT पटना को टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 191वां स्थान प्राप्त हुआ है। सोचिए कि बिहार का अगर सर्वोच्च इंस्टीट्यूट माना जाए तो IIT पटना को माना जाता है और उसको 191वां स्थान प्राप्त हुआ है और बेहतर होना चाहिए। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज शिल्प ग्राम किस स्थान को घोषित किया गया है? क्राफ्ट विलेज जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह होते हैं, शिल्पकारी होता है, दस्तकारी होता है, तो मधुबनी पेंटिंग के लिए मशहूर मधुबनी जिला के जितवारपुर गांव जो है वो मधुबनी पेंटिंग के लिए काफ़ी मशहूर है। तो मधुबनी पेंटिंग के लिए जितवारपुर को
बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज घोषित किया गया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो बिहार के किस व्यक्ति को वाशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ठीक है, यानी वाशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी, अमेरिका के राजधानी स्थित वाशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि, तो उनका नाम है पीयूष रंजन। पीयूष रंजन को वाशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विशोभित किया गया है। डॉक्टर पीयूष रंजन को यह पुरस्कार किस लिए मिला है? डॉक्टर पीयूष रंजन को यह उपाधि किस लिए मिला है? तो ये मिला है समाज सेवा, विशेष रूप से युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के प्रयासों के लिए इसको प्रदान की गई है। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप स्थापित कर रही है? बिहार सरकार द्वारा कितने ऐसे ज़िले हैं जिसमें इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित कर रही है? जैसे कि बिहटा में है, पटना जिला के अंतर्गत बिहटा में है, ठीक है, कैमूर जिला के अंतर्गत दुर्गावती में है, बेगूसराय के अंतर्गत बरौनी में है। तो उसी प्रकार 12 जिलों में, और इन 12 जिलों में कौन कौन सा होगा? तो रोहतास, सासाराम वाला रोहतास, पश्चिम चंपारण बेतिया वाला, सारण छपरा वाला, पूर्णिया, बेगूसराय, वैशाली हाजीपुर वाला वैशाली, भागलपुर, बांका, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा और समस्तीपुर। ये 12 ज़िले हैं, ये 12 ज़िले हैं जहाँ पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित करने का विचार बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। चलिए अगला आइए। बिहार वित्त वर्ष 2025-26 में अनुमानित बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत लगभग कितनी है? इस प्रकार के सवाल जो है ना बीपीएससी हमेशा पूछती है, तो इसको ध्यान देके देख लेना है। तो कितना है? 363 किलोवाट घंटा। ठीक है, 363 किलोवाट प्रति घंटा ये जो है बिजली का खपत जो है करता है। अगर टोटल जो बिहार में बिजली का कंजम्पशन होता है और उसको बिहार की जनसंख्या से भाग दिया जाए तो इतना निकल कर आएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। तो बीती वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्यवार मजदूरी दरों में वृद्धि प्रतिशत किस सीमा में दर्ज किया गया है? ठीक है, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो पूरा नेशन वाइड 2.33 से लेके 7.48% के बीच जो है वो वृद्धि दर्ज किया गया है। अब आइए बिहार पर। तो बीती वर्ष 2025-26 के लिए बिहार में मनरेगा के तहत प्रतिदिन की नई मजदूरी दर क्या है? तो 255 रुपया। ठीक है, और अगर इसका देखें डिटेल में पीछे चले जाएं तो बिहार में मनरेगा के तहत प्रतिदिन की मजदूरी दर वर्ष 2024-25 में, यानी पिछले वर्ष कितना था? तो 245 रुपया मजदूरी वर्ष दर थी। अगले सवाल पर आइए। पंचायत विकास सूचकांक 2022-23 में बिहार किन राज्यों के साथ आकांक्षी ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो ये है 2 स्टेट है, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ बिहार भी पंचायती विकास सूचकांक 2022-23 में आकांक्षी ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला सवाल आइए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले कितने वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? अभी आपको हमने दिखाया कि बेगूसराय के सिमरिया में रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। वहीं नीतीश कुमार, समाजवादी नेता नीतीश कुमार जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय यानी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। ये काफ़ी ज़रूरी है। बिहार में युवाओं की फ़ौज है और इन्हें रोज़गार नहीं मिलता है। आसपास के पड़ोसी राज्यों या फिर दूर दराज के राज्यों में नौकरी करने के लिए जाते हैं, और जो माइग्रेशन का दर्द है वो बिहार का काफ़ी उससे पुराना नाता है। हाल के दिनों में यह और बढ़ा है।
तो ये पलायन से छुटकारा पाने के लिए बिहार के युवाओं को स्किलफुल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, और इस स्किल डेवलपमेंट की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा यदि ये कौशल विश्वविद्यालय स्थापित हो जाएगा। तो अगले 5 वर्ष में ये ऐसा किया जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं बीपीएससी पूछेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा कंसर्न है वो इस तथ्य से रूबरू कराना है कि समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर एक यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाएगा। 40वां सवाल होगा इस सीरीज का। हाल ही में बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार राज्य के लिए स्टेट स्वीप आइकन के रूप में किस अभिनेता और अभिनेत्री को नामित किया गया है? ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो क्रमशः 2 अभिनेता हैं और क्रमशः एक अभिनेता और एक अभिनेत्री हैं, तो जिनमें कांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा क्रांति, ये 2 अभिनेता और अभिनेत्री हैं जो बिहार इलेक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा स्टेट स्वीप आइकन के रूप में इन्हें नामित किया गया है। कांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान में भाग लेंगे। नेक्स्ट सवाल आइए। वन महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय शुभारंभ 14 जुलाई 2025 को बिहार के किस स्थान पर किया गया? ठीक है, तो उत्तर होगा एक अने मार्ग परिसर पटना, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निवास स्थल भी है। मुख्यमंत्री निवास है और यहीं पर वन महोत्सव का आयोजन किया गया। वन महोत्सव 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वन महोत्सव 2025 के अवसर पर आम के पौधे का रोपण किया है। किस पौधे का रोपण किया है? तो आम के पौधे का रोपण किया है। अगला सवाल आइए। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये सवाल का दोहराव हो गया है, कभी कभी होना भी चाहिए, तो याद रख लीजिए। न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली, जस्टिस विपुल एम पंचोली को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। बिहार से संबंधित प्रश्न है, आयुष्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? आयुष्य पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजवर्धन आजाद, ये एक तथ्य है। अगला आइए 44वां प्रश्न पर हम चलते हैं। बिहार सरकार ने किस वर्ग के विकास के लिए एक आयोग गठित किया है? किस वर्ग के विकास के लिए? हालांकि आप अक्सर देखते थे कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए आयोग का गठन होता था, लेकिन अब बिहार में जो अनारक्षित वर्गों में से आने वाले स्वर्ण जाति, यानी एक तरह से कह सकते हैं अगड़ी जाति या स्वर्ण जाति, जिनमें थोड़ा कुछ विकसित जातियां आती हैं, तो उनके लिए एक स्वर्ण आयोग का गठन किया गया है, क्योंकि यह देखा गया है कि कालांतर उत्तरोत्तर विकास के साथ साथ इन वर्गों में भी कहीं ना कहीं पिछड़ापन है और गरीबी है, और इसीलिए इनका विकास के लिए, इनको विकासोन्मुख राह पर ले जाने के लिए स्वर्ण आयोग का गठन किया गया है। और स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष कौन होंगे? तो अध्यक्ष होंगे महाचंद्र प्रसाद सिंह, जो कि बीजेपी से हैं। और स्वर्ण आयोग का उपाध्यक्ष कौन होगा? तो राजीव रंजन प्रसाद, ये जदयू से हैं। ठीक है, स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह, इसको याद रख लीजिए, काफ़ी वीवीआई है। ठीक है, और उपाध्यक्ष होंगे राजीव रंजन प्रसाद। महाचंद्र प्रसाद सिंह जहां भारतीय जनता पार्टी से हैं, वहीं राजीव रंजन प्रसाद जनता दल यूनाइटेड से हैं। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है 45वां नंबर का सवाल है, किस संस्थान के छात्रों ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नदी सफाई रोबोट विकसित किया है? तो ये बिहार का सबसे महत्वपूर्ण जो इंजीनियरिंग संस्थान है वो है MIT मुजफ्फरपुर। ठीक है, NIT के बाद IIT और NIT के बाद अगर बिहार में कोई अच्छा इंजीनियरिंग संस्थान है तो वो MIT मुजफ्फरपुर है। तो MIT मुजफ्फरपुर के छात्रों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित
नदी सफाई रोबोट विकसित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल आइए, राघोपुर टाउनशिप को किस मॉडल के तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है। ठीक है, तो ये सिंगापुर मॉडल, जिस तरह से नदी के किनारे, समुद्र के किनारे सिंगापुर एक चमचमाता हुआ एक विकसित शहर है, उसी तरह से उसी तर्ज पर राघोपुर टाउनशिप को विकसित किया जाएगा। राघोपुर टाउनशिप में विकास की योजना मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित करने की बात कही गई है। यानी जो राघोपुर दियारा है उसका जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो उसको सिंगापुर मॉडल पर विकसित किया जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा सोच है। अगला आइए, 47वां नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काराकाट बिहार में कितनी राशि विकास परियोजनाओं और उद्घाटन का शिलान्यास किया है। ठीक है, तो ये है 48,552 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काराकाट आए थे, रैली किए और इसमें बिहार को 48,520 करोड़ रुपया का सौगात दिया ताकि बिहार में विकास परियोजनाओं की जो गति है वो तेज हो सके। चलिए, अब अगले सवाल पर चलते हैं। तो ये आइए सवाल है, नवीनगर सुपर पावर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1, ये औरंगाबाद जिला में पड़ता है, कि कितने करोड़ की अनुमानित लागत है। ठीक है, यानी कितना करोड़, तो 29,930 करोड़, 29,930 करोड़ की अनुमानित लागत है नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड में एनटीपीसी का एक महत्वपूर्ण इकाई है जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। तो उसकी जो स्टेज 1 जो पूर्ण होने की जो बात है तो उसमें 29,930 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ठीक है, फिर चलिए आइए, 49वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित एलिवेटेड हाईवे का निर्माण किस शहर में होगा। ठीक है, एलिवेटेड यानी सड़क से ऊपर जो फ्लाईओवर। ठीक है, तो ये गोपालगंज बिहार के गोपालगंज जिले में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है एलिवेटेड हाईवे का और उसका निर्माण किया जाएगा। अब आइए सीरीज का 50वां प्रश्न। धीरे धीरे हम लोग इस कार्यक्रम का, इस क्लास का उत्तरार्ध में जा रहे हैं। कुल 60 सवाल इसमें हम शामिल किए हैं और उन 60 सवाल में से 50वां प्रश्न तक हम लोग पहुंच गए हैं। सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच कौन सी रेल लाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो तीसरी रेल लाइन परियोजना। ठीक है, तीसरा। ठीक है, दो रेल लाइन पहले से है, अब तीसरा लाइन भी इसमें बिछाया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आइए, 51वां नंबर सवाल होगा, बिहार सरकार ने किस आयोग को पुनर्गठित किया है। तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन को फिर से पुनर्गठित किया है। पुराने जो लोग थे उनको हटाकर नए लोगों को नियुक्ति किया गया है और इस नए लोगों से आयोग को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया। अब ये जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है, पुनर्गठन किया गया है स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का, तो उसमें कौन कौन है, अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो अध्यक्ष देख लीजिए, ये गुलाम रसूल बलियावी जो कि जनता दल यूनाइटेड से संबंध रखते हैं, और आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नौरानी। ठीक है, यानी माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी में सिख भी आता है, तो ये सिख धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए लखविंदर सिंह को और बाकी इस्लाम से गुलाम रसूल बलियावी और मौलाना उमर नूरानी को नियुक्त किया गया है। अब आइए नेक्स्ट, नई बैगन पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग क्षमता विस्तार परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है। तो इसका उत्तर होगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, जो कि मुंगेर जिला में पड़ता है बिहार में। और जमालपुर रेलवे स्टेशन के बारे में बता दूं कि ये जमालपुर जो वर्कशॉप है, रेलवे वर्कशॉप है, ये भारत का सबसे पुराना वर्कशॉप में से एक है। तो इसकी महत्ता है और यहाँ पर नई बैगन जो रेलवे का बैगन होता है उसका पीरियड टू पीरियड यानी टाइम टू टाइम जो ओवरहॉलिंग होता है, उसका जो मरम्मती कार्य होता है, तो उसके लिए ये
क्षमता विस्तार परियोजना स्थापित किया गया है जमालपुर रेल वर्कशॉप में, जो कि मुंगेर में है। और इसकी नींव किसने रखी? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। और परियोजना के लिए आवश्यक निवेश कितना है? तो लगभग 79 करोड़ रुपया, 79 करोड़ रुपया इस परियोजना में खर्च की जानी है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान स्थापित करने का घोषणा किया है? बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो आंसर होगा समस्तीपुर का पूसा। ठीक है, पूसा में कृषि विश्वविद्यालय भी है। तो यह नया अनुसंधान केंद्र वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करेगा। समस्तीपुर का जो पूसा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर ये होगा। ठीक है, अब अगला सवाल आइए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा की कार्यकारी समिति की 61वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो राजीव कुमार मित्तल, जो कि महानिदेशक हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का। इसमें कुल कितने करोड़ का सीवरेज परियोजना की स्वीकृति दी गई है? तो कुल मिला के 900 करोड़ से अधिक। और आरा के लिए, इससे जुड़ा प्रश्न है, आरा बिहार के लिए स्वीकृत सीवरेज परियोजना की लागत जो है वो 328 करोड़। यानी ये कुल मिला के जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 61वीं बैठक हुई, तो उसकी अध्यक्षता राजीव कुमार मित्तल ने किया था। ठीक है, और इसमें 900 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत किया गया, और जिसमें से आरा के लिए 328.29 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये होगा, जैसे ही इस प्रकार का प्रश्न हो, बौद्ध जुड़ा हो, तो समझ जाइए ये नालंदा महाविहार होगा। तो नालंदा महाविहार, ठीक है, ये रूइंस ऑफ नालंदा जो हम देखते हैं, नालंदा के खंडहर, तो वहीं पर है नालंदा महाविहार। और वहाँ पर मलेशिया की सहायता से बौद्ध AI की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट सवाल आइए। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की सदस्यता ग्रहण किया है? तो ये नया नवेला स्थापित बिहार का खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिहार, जो कि राजगीर में है, तो उन्होंने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की सदस्यता ग्रहण किया गया है। और आपको ये बता दें, ये बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय है जिसे UGC की मान्यता भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें विशेषकर खेल और शारीरिक गतिविधियों से जुड़े कोर्स संचालित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय को यह अधिकार है कि वो अन्य कोर्स भी संचालित कर सकते हैं। चलिए आगे आइए। बिहार सरकार ने किन 2 फसलों को नकदी फसल के रूप में मान्यता दी है? नकदी फसल में जनरली कपास, गन्ना, यही सब आता है। ठीक है, परंतु बिहार सरकार ने हल्दी और ओल को भी, हल्दी एक प्रकार का मसाला है, पीले रंग का होता है, और ओल एक प्रकार का सब्जी है, तो ये दोनों को क्या किया है कि नकदी फसल के रूप में मान्यता दिया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है, कैमूर जिले में वर्ष 2025-26 में हल्दी की खेती के लिए कितने एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? हल्दी की खेती के लिए कैमूर जिला में, बिहार के सीमावर्ती जिला कैमूर, यहाँ पर हल्दी की खेती के लिए 15 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला सवाल आइए। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय हो गया है, और इस विलय के पश्चात जो नया बैंक बना है उसका नाम होगा बिहार ग्रामीण बैंक। ये कब किया गया है? बिहार ग्रामीण बैंक कब किया गया है? तो 1 मई 2025 से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का मर्जिंग हो गया है, और इस मर्जिंग के फलस्वरूप एक नया बैंक बना है जो कि बिहार ग्रामीण बैंक कहलाएगा। और ये कब हुआ है? तो 1 मई 2025 को। और इस सीरीज का अब चलिए अंतिम प्रश्न लेते हैं, और वो है, बिहार की पहली फिल्म सिटी किस जिले में स्थापित की गई है? बिहार की पहली फिल्म सिटी किस जिले में स्थापित की गई है? तो पटना के बगल में जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बिहार का पहला फिल्म सिटी स्थापित किया जाएगा।
तो ये हमारा आगामी 71वीं बीपीएससी पीटी जो कि 13 सितंबर को आयोजित होना है, उसके लिए बिहार करंट अफेयर से संबंधित एक तथ्यवार सार संग्रह था, जिनमें 60 प्रश्न को शामिल किया गया था और 60 प्रश्न का उत्तर भी आपको मैंने बताया है। तो निश्चित तौर पर ये आपकी तैयारी में काफ़ी मददगार साबित होगा। जल्द ही हम आगे की कार्यक्रम में अफसरनामा का जो 8वां सीरीज होगा उसके अंतर्गत भी हम बिहार करंट अफेयर से ही संबंधित सवालों को लेकर आएंगे। तो आपके सफलता के सफ़र में हम सफ़र बनकर मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। और हमारा चैनल का नाम है उमेश सर 2.0 KCA कंचन करियर एकेडमी, और लाखों लोगों को मैंने पढ़ाया है और हज़ारों को सफलता की मंजिल तक पहुंचाया है। आशा है आप भी उनमें से एक होंगे। जल्द ही हम हाजिर होंगे दूसरे एक्सक्लूसिव बिहार करंट अफेयर्स के साथ अफसरनामा के 8वें सीरीज में। तब तक के लिए आप तैयारी में लगे रहिए, लक्ष्य पर निगाहें फोकस रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।